राम राम जी, त्योहारों की राम राम। त्योहारों के समय पे एक खास अवसर पे मैं आपके बीच आया हूं और बहुत अच्छा लगा। आप भी मुस्कुरा रहे हो। आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, दिल में हुई। आपने लगातार इस क्षेत्र में, क्योंकि बेड़ा गांव के नहीं, आसपास के सभी गांव के मौजूद लोग हैं, इस पूरे क्षेत्र का बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है और चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहा और उससे पहले भी रहा। यहाँ के जो बुजुर्ग बैठे हैं, अगर आके मेरे पास मुझे आके कह दें कि बेटा हम तो तीसरी पीढ़ी के हैं, तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। पूरा अधिकार आपका मुझ पर है। राजपाल सैनी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत भावुक अपील उन्होंने करी। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत तोल मोल के सोच समझ के बोलता है चुनाव में। इन्होंने जो दिल में इनकी बात थी वो खुल के बात उन्होंने मन से कह दी, और जो उनकी बात है जो उन्होंने कही वो मेरी दिल की बात। हमारे एनडीए के सब नेता, सहयोगी दल के नेता, निषाद पार्टी के भी नेता, बीजेपी के तो नेता हैं, और क्षेत्र के सब जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं। हमारे सांसद युवा चंदन, जिनको आपने खूब आगे बढ़ाने का काम किया, वो भी यहाँ है। और ठीक है चंदन, तुम्हारे कारण ही हो रहा चुनाव। ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, और आगे भी ये आप ही का क्षेत्र है, आपकी जवाबदेही है। यहाँ की रोजमर्रा की समस्याएं, हर छोटी और बड़ी चीज आपको नजर भी रखनी पड़ेगी और आपके कदम भी वहां पहुंचने हो। ये जनता की अपेक्षा आपसे है। और मिथिलेश पाल जी का तो गला अभी से ही फट गया। अब तो चुनाव आगे हो लिया, अब तो 20 तारीख हो ली, 20 तक चल जाएगा गला। गर्म पानी के साथ गरारे करो। 2.5 साल की बात कही इन्होंने, बहुत समझदारी होशियारी से 2.5 साल की बात की। लेकिन ये ख्याल रखना मिथिलेश जी, 2.5 साल का तो ये मान जाएंगे आपकी बात, और 2.5 साल का मौका भी दे देंगे। दोगे कि नहीं दोगे? लेकिन काम पूरा 5 साल का कराएंगे। पुराना मीटर सब भूल जाओ, नया मीटर चालू करना है तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने आया। नीति की बात चुनाव की घड़ी में हम कर भी नहीं सकते। आचार संहिता लागू, मैं सरकार में शामिल, हमारे प्रतिनिधि यहाँ अनिल जी कैबिनेट में यूपी में शामिल है। मुझे आप अच्छी तरह जानते हो। जो राजपाल जी ने बात कही, मैं आपके अंदर जो कोई आता है हमारे क्षेत्र से, ना मुझे उसकी जात देखनी, ना उससे कोई परिचय लेना। आपकी इंसानियत को बढ़ाने के लिए, उसे बना के रखने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो डिमांड थी, क्योंकि किसानों की जमीन है ये, और किसानों की मेहनत देश को आगे बढ़ा भी रही है, सबसे बड़ी डिमांड थी कि यहां मिल का विस्तार हो। चंदन बुरा नहीं मानेगा, जैसे छोटा बच्चा चिपटता है ना, वो जो जिद आ जाती है उसको, मैं जब फोन करूं राम राम नहीं लेता था, कहता जी मिल का क्या हुआ है? मौका ढूंढते बस वो ये एक ही जो है जुबान पे थी बात। और तब आप विधायक थे, और इसे त्योहार पे हम लोग आए थे, धनतेरस पे। धनतेरस पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं कि हमारे यहाँ कुछ आ जाए लक्ष्मी। उसी तरह उस तारीख में यहाँ किसान आए और आपने मांग रखी, सरकार को सचेत किया कि ये हमारे स्थानीय किसानों की मांग है कि यहाँ मिल की वृद्धि हो, तो जितनी आवश्यकता पड़ेगी हम गन्ना वहां पैदावार बढ़ा के उसको उपलब्ध कराएंगे। 2 साल पहले की बात है, धनतेरस। और तब ये विधायक थे। मुझे तो लगता है जैसे मुझसे चिपटते थे वैसे ही वहां मुख्यमंत्री के यहाँ चिपटते होंगे। तो ये तो करना ही था। फिर भी मैं मंच से राज्य की सरकार को, मुख्यमंत्री को
बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं क्षेत्र की तरफ से कि यहाँ मोरना के मिल के विस्तार के लिए उन्होंने कदम उठाए। और ये अभी शुरुआत है, ये अभी भी शुरुआत है। जैसी जनता की उम्मीद होंगी उसी प्रकार से गन्ना के क्षेत्र को विकसित करने के लिए, मिल के विस्तारीकरण के लिए आगे और प्रपोजल हम जो राज्य सरकार में रहते रहते कराएंगे, ये मैं वादा आपको कर रहा हूं। आज हमारी सरकार नौजवानों के लिए बेहद चिंतित है। खेती से जो गुजारा हो रहा है, चल रहा है गांव का और आपका समाज का, वो तो चल रहा है, लेकिन नए हमें रोजगार के माध्यम और तरीके लोगों के लिए तैयार करने होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले विकास का पैमाना होता है कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर हो सकती है, सड़कों का जाल कैसा है, तभी कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पूंजी लगाएगा। और इस ओर भी राज्य की सरकार ने अच्छे काम किए हैं। 24 करोड़ का एक लंबा जो मरम्मत के कार्य हैं, नवनिर्माण है, एक लंबी सूची चंदन ने मुझे पहुंचाई है कि जो मीरापुर क्षेत्र के, और बीआईटी से कहां सड़क बन रही है 28 करोड़, बेल्डा से भोकरेडी की सड़क बन रही है। तो सड़कों का जाल भी बेहतर हो और काम नौजवानों के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार कर रही है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो बता सकते हैं, इससे पहले इतने आपने बार केंद्र बजट को पेश होते देखा हो, क्योंकि देश की नजर रहती है कि देश के वित्त मंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं, किस वर्ग के उत्थान की बात सरकार की नीतियों में दिखाई देता है कि कोई विशेष काम होने जा रहा है। चौधरी चरण सिंह कभी उस पद पे बैठे थे, उन्होंने गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव दिया, किसान को सीधा लाभ देने के लिए उन्होंने बात कही, और उसके बाद शायद गांव के नौजवानों के लिए इस बार बात जो कही गई है, देश के बजट में इससे पहले कभी आईटीआई का जिक्र नहीं होता। मैं 5 साल लोकसभा में सांसद रहा मथुरा क्षेत्र से, अब मैं खुल के कह सकता हूं, मैं भी कभी आईटीआई देखने ही नहीं गया, ना किसी सरकारी मीटिंग में। अब तो दिशा की मीटिंग होती है, उस समय निगरानी सतर्कता समिति होती थी और सभी सांसद वो बैठक लेते हैं, सारे विभाग होते हैं, लाइन हाजिर होते हैं, डीएम होते हैं, सारे जनप्रतिनिधि उस बैठक में होते हैं। कभी मुझे नहीं कहा गया कि जरा आईटीआई में झांक के देख लो क्या है आईटीआई। सरकारी संस्थाएं हैं, 15,500 ऐसी संस्थाएं हमारे यहाँ है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, तो तकनीकी शिक्षा पे किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उसका ये नतीजा निकला कि आधी सीटें जो हैं अभी वो वेकेंट हैं। सरकार तनख्वाह भी दे रही है, संस्था पुरानी कई दशकों से कई क्षेत्रों में आईटीआई चल रही हैं, वहां पूरी सुविधा है, बच्चों में रुचि नहीं, कोई जनप्रतिनिधि की नजर नहीं पड़ती वहां। मुझे खुशी है कि अभी हमने दीक्षांत समारोह किया और मैंने निमंत्रण दिया था कि सभी सांसदों को, कई मंत्रीगण भी अपने आईटीआई में बैठ के उस दीक्षांत समारोह में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। और पहली बार बजट में 60,000 करोड़ की लागत से देश में 1,000 आईटीआई को बेहतर बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 1,000 आईटीआई की बात उन्होंने की। इससे पहले कभी बजट में आईटीआई की बात नहीं हुई। तो अगर प्रधानमंत्री इस बात को बल दे रहे हैं कि युवाओं को प्रशिक्षित करना है और नए उद्योग की बात अब होने लगी है जो यूपी में कभी नहीं होती। सेमीकंडक्टर क्या चीज है? चौधरी अजीत सिंह जी तो इंजीनियर थे, मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, मैंने मास्टर तो फाइनेंस किया, वो शायद समझा सकते थे, मैं तकनीकी तौर पे नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन एक नया उद्योग, और अनुमान यह है कि 10 लाख नौकरियां सेमीकंडक्टर स्पेस में भारत में 2026 तक नई नौकरियों का निर्माण होगा। यूपी की कभी गिनती नहीं होती थी, अब गुजरात में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, और शायद तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश है जिसने इसके सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना के लिए यहां प्रस्ताव रखा है। तो इस तरह के नए काम भी हमारे नौजवानों को मिले और जो अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित क्षेत्र में विस्तार हो, क्योंकि जो व्यवस्थित क्षेत्र में श्रमिक होता है उसको सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है।
कोई कारखाने लग रहे हैं, अस्थायी तौर पे कोई श्रमिक है, काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे आज है कल ना रहे, कोई उसे कोई सुरक्षा नहीं, उसके घर के लिए पालन पोषण के लिए कोई सुविधा उसको लंबे समय तक नहीं मिल पाती। तो सरकार का ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा काम कारखाने कुटीर उद्योग भी वे जो है संगठित क्षेत्र की तरफ उनको लाया जाए और उसके लिए सुविधा भी सरकार दे रही है। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की स्कीम है, कभी बजट में उसका विवरण नहीं हुआ होगा। इस बार 2 योजनाएं के जो नए बच्चे जो पहली बार जिनको नौकरी मिल रही है उनकी तनख्वाह भी केंद्र सरकार देगी और ईपीएफओ में उनका पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। पहली बार ईपीएफओ का जिक्र मैंने किसी वित्त मंत्री के द्वारा भाषण में सुना। और आखिर क्या बताते हैं लोग, कहते जी रोजगार रोजगार, समस्या है लेकिन ये भी तो देखो काम कैसे हो रहा है। 2014 में इस ईपीएफओ में कितने खाते पंजीकृत थे? 11.8 करोड़ और 2023 में वो आंकड़ा 29.9 करोड़ तक पहुंच चुका है। हिसाब लगाइए, लगभग 3 गुना हमारे देश के श्रमिकों का, जो लोग कार्यरत हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, 3 गुना लोगों की जो संख्या बढ़ गई है जिनके खाते ईपीएफओ में खुले हैं। जब नौकरी वो छोड़ेंगे तो उनको उससे सुविधा भी दी जाएगी, उनका निवेश हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा का ख्याल सरकार ले रही है। तो इसलिए ये हमारे मुद्दे रहे और ये हमारा रिपोर्ट कार्ड मैं यहां पेश करना चाहता हूं। वैसे मैं जानता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं क्षेत्र के मिजाज को अच्छी तरह जानता हूं। जब हम लोग बहुत कमजोरी में थे, अब तो लोकदल के विधायक में गिना पा रहा हूं। एक समय तो आपने ये भी देखा कि लोकदल का कोई मैं विधायक भी नहीं गिना पा रहा था आपके आगे। वो अभी तो समय है, तो समय का इस काल का चक्र चला है, लेकिन सारे उतार चढ़ाव में इस क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा। आपने हमेशा मेरी पीठ को थपथपाया, सर पे मेरा हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि और तेजी से मेहनत करो, और हिदायत करते हैं, आज भी सुझाव देते हैं। मुझे आज भी एक पर्ची में किसान ने सुझाव दिया है कि कैसे कैसे गन्ने की खेती कर रहे किसानों का नुकसान हो रहा है और नीति में क्या परिवर्तन होना चाहिए। भाव भी अभी घोषित नहीं है, हाथ उठा रहे आप, बहुत समझदारी की बात है उसमें, मैं उसको गंभीरता से लूंगा। तो ये आप अपनेपन में ही अपना अधिकार समझते हुए, मैं दुनिया की नजर में मंत्री हो सकता हूं, आपकी नजर में बेटा और भाई हूं। मैं यही कहूंगा कि उपचुनाव है, हमें और आपको और ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी वोट खराब ना हो। हमारा जिनसे मुकाबला है वो तो चाह ही नहीं रहते कि आपकी वोट गिर पाए। जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। अब गैरों की क्या करोगे? जो गैल है उनका ख्याल रखो। कौन गैल रहा? मिथिलेश पाल आपके रही। अब 4थी बार किसके सिंबल पे लड़ रहे हैं चुनाव? लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पर 4थी बार मैदान में आई हैं। इन्हें मायूस मत करना। ये उम्मीदवार मेरी नहीं है, ये उम्मीदवार मेरी नहीं है, जयंत की नहीं है, ये उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह जी की बनाई हुई है। चौधरी अजीत सिंह जी ने खड़ा किया था इसको आपके बीच, और उन्हीं की छत्र छाया में बार बार इन्होंने मौका मिला, चुनाव हारी, तब भी उन्होंने मेहनत करी। 2.5 साल में आपने जिता दिया, और 2.5 साल का जो अगली किस्त आपसे मांग रहे हैं। तो मैं यही कहने आया हूं, अब तो मेला भी हमारा स्नान का आगे हो गया। और जो पीडीए की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ गांव देहात के लोगों की वोट पड़ जाए। उन्हें अच्छी तरह भली बात ही मालूम है कि गंगा स्नान में कौन लोग जाते हैं, गांव के लोग, साधारण लोग। पहले तो बहुत बड़ी प्रथा थी, बैल वैल सजा के पूरी लेके चलते थे। हमारा तो यही पर्यटन भी है, यही आस्था भी है, यही धर्म है, यही परंपरा लंबी रही। तो क्यों उन्होंने विरोध किया इस बात का? मैंने देखा कि उन्होंने, अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि ये तो डर गए इसलिए चुनाव की तारीख हटा दी।
वो ये भी कह सकते थे कि अच्छा निर्णय लिया। एक तरफ आप कह रहे हो संविधान खतरे में है, और दूसरी तरफ जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, रोज उसको कटघरे में आप खड़ा करते हो। चुनाव में भी हारा था, चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हारे थे। एक बार उन्होंने जो है पोलिंग जब काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग के बाद निकल के उन्होंने ये नहीं कहा कि रिकाउंटिंग कराओ या ये कराओ या चुनाव है उन्हें क्या कर दिया, कभी नहीं कहा उन्होंने। बताओ, आप सब लोग गवाह हो, नहीं कहा उन्होंने, स्वीकारा निर्णय ठीक है। और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो बार बार हार भी रहे हैं और हार मानने को तैयार नहीं। जो गंगा स्नान में लोग जाना चाह रहे हैं, उस परंपरा का भी सम्मान नहीं करते, उस परंपरा को भी कभी आदर नहीं करते, अनादर कर रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं कि क्यों तारीख टल गई। तारीख इसलिए टल गई कि मीरापुर के गांव की वोट वहां पड़ जाए बक्से में, ईवीएम में। जो ईवीएम में आप जिस ईवीएम को गाली देते हो और उस ईवीएम के लिए वोट मांगते हो, आप नहीं चाहते थे कि गांव देहात के लोग उनकी वोट वहां पड़ जाए। आप चाह रहे थे उस स्नान में व्यस्त रहें और यहां से हम चुनाव पे कब्जा कर लें। तो चंद लोगों के कब्जे को तोड़ के एक गरीब किसान के घर की बेटी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी के और चौधरी अजीत सिंह जी की व्यक्तिगत तौर से नुमाइंदा मिथिलेश पाल आपकी उम्मीदवार हैं। इन्हें भारी वोटों से इन्होंने जब जीती थी, वो भी बाय इलेक्शन था, इनकी किस्मत है बाय इलेक्शन की एक्सपर्ट, लेकिन तब वोट मिली थी, कितनी मिली थी? हाँ, जीत गई थी। फिर भी अब तो दुगनी करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं बता रहा कितनी मिली थी, हिसाब आप लगा लेना। मैं ये चाह रहा हूं दुगनी मिलनी चाहिए, दुगनी की बात कर रहा हूं, दुगनी दे दोगे? धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी ने चौधरी साहब के विचार सुने।